हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे, प्लस इनका डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दूंगी ताकि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और देखिए, आंसर्स तो इसमें दिया हुआ ही होता है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आंसर्स के साथ उस टाइम की सिचुएशन और किस तरीके से आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें, क्योंकि डीएसएसबी का अपना कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, तो आपको डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा और उन्हीं के ही अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप कह सकते हो कि हाँ, हमने ये क्वेश्चन पेपर ठीक से सॉल्व कर लिया। क्योंकि अगर आप इतना नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझने में डिफ़िकल्टीज होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको हर बार मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आपका काफ़ी हाई रहता है यहाँ पर। और एक चीज़ और कि जो डीएसएसबी की जो जनरल पेपर आपका है वो मैं सबको साथ में करवाऊंगी, लेकिन जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो आपका मैं अलग करवाऊंगी ताकि मैं डिटेल में आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, और होप सो ये चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल रहें। मेरी बस कोशिश यही है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, चाहे वो किसी भी सोर्स से करते हों। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर आपका यूज़ कर रही हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि आप लोग इस तरीके से ही क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं या फिर मैं इनका पीडीएफ बना के उसके अकॉर्डिंग मैं करूं। क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर यहाँ पर ढंग से आपको विजिबल नहीं होगा तो मेरा चीज़ें ना थोड़ी सी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ठीक से सारी चीज़ विजिबल हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर विजिबल नहीं है तो भी कमेंट कीजिएगा। फिर मैं कोशिश करूँगी कि इन्हें मैं टाइप करके आपके लिए विद सॉल्यूशंस लेके आऊँ। ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है। ठीक, अब देखिए, हाँ, एक और याद रखिएगा बात कि क्वेश्चंस चाहे मैं टाइप करके करूँ, चाहे मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पेपर के साथ सॉल्व कराऊँ, दोनों ही बाइलिंगुअल रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जापानी नेवी डिफीटेड रशिया फ्लीट इन द ईयर ऑफ डैश। जापानी नौसेना ने रूसी जहाजी बेड़े को वर्ष डैश में पराजित किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? 1905। लेकिन देखिए, ये जो लड़ाई थी या कह लीजिए ये जो युद्ध था, ये इकलौता एक ऐसा पहला नौसैनिक युद्ध था जिसमें वायरलेस टेलीग्राफी यानी कि रेडियो का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। और ये जो युद्ध था कब लड़ा गया था? तो ये मई 1905 में लड़ा गया था जापान और रूस के बीच में। ठीक है, और जापान ने रूस को करारी हार दी थी इस युद्ध में। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहती एकदम से चीज़ें नहीं होती, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। व्हाट, वाई एंड वेयर, ये आंसर आपके निकल जाएंगे ना तो आपको ईजिली चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो ये युद्ध को समझने के लिए आपको वहाँ की सिचुएशन को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो रूस था ये एक तरीके से प्रगति कर रहा था। ठीक है, और जापान अपने लिए कोशिश कर रहा था कि अपने जो भी चीज़ें हैं उन्हें अपने लिए सेफ साइड लेके चल रहा था। तो इसीलिए इसने जापान ने जो रूस को है उसकी प्रतियोगिता को देखते हुए जापान ने कोरियाई मान्यता के बदले मंचूरिया में रूसी प्रभुत्व को मान्यता दे दी। अब यहाँ पर रूस ने यहाँ पर इनकार कर दिया। ठीक है, और इनकार करने की ही वजह थी जो कि ऐसी परिस्थितियां हुई और आपको ऐसा ये युद्ध देखने को मिला जिसमें कि जापानी नौसेना ने रूसी जहाजी बेड़ों को हरा दिया। ठीक है, अब बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 18वीं शताब्दी में लंदन त्रिकोणीय व्यापार नेटवर्क का केंद्र था जिसमें इंग्लैंड, अफ्रीका और डैश शामिल थे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका ऊपर इंग्लिश में भी आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर इन्होंने आंसर गलत दे रखा है। कैसे आंसर दे रखा है गलत, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो ये त्रिकोणीय व्यापार नेटवर्क था यानी कि ट्रायंगल ट्रेड नेटवर्क जो था, ये आपका तीन के बीच में हुआ था। और कौन कौन से हुआ था? इंग्लैंड, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में हुआ था। यहाँ वेस्ट इंडीज़ इन्होंने गलत आंसर दे रखा है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार बोर्ड
सही है ये आंसर। हो सकता है जब रिवाइज आंसर की आई हो या फिर कुछ आया हो तो ये आंसर चेंज हो गया हो, लेकिन इसका आंसर जो है अमेरिका है। ठीक है, और इस समय 18वीं सदी की बात हो रही है, तो 18वीं सदी से आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि ये समय कौन सा है, औद्योगिक क्रांति का समय है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का समय है जिसमें कि त्रिकोणीय व्यापार नेटवर्क का केंद्र इंग्लैंड था, क्योंकि इंग्लैंड ही एक तरीके से सबको अपना उपनिवेश बनाता जा रहा था, तो इसीलिए इंग्लैंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। और उसके साथ साथ कौन था, अफ्रीका और अमेरिका। ठीक है, होप सो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वर्ष 1929 में कृषि क्षेत्र और समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, क्योंकि डैश के मूल्यों की तुलना में कृषि के मूल्यों में गिरावट अधिक और दीर्घकालिक थी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब आप इस ये सन से ही थोड़ा सा ना डेट को, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो हमेशा ये कोशिश किया करें कि डेट से ही याद रखे करा करें। तो अगर आप 1929 की बात करेंगे तो यह अमेरिका में आर्थिक महामंदी का समय था। ठीक है, जिसने विश्व को भी प्रभावित किया था। अब जो ये समय था इसमें ना सिर्फ विश्व प्रभावित हुआ था, आर्थिक महामंदी पूरे सारे, मतलब ये कह लीजिए इंडिया पे भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट देखा गया था। अब इंडिया में इस समय क्या सिचुएशन थी, यहाँ पर नमक सत्याग्रह चल रहा था। ठीक है, 18वीं सदी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कृषि के औद्योगिक क्रांति की तुलना में, ठीक है, कृषि में अधिक गिरावट आई और दीर्घकालिक आई, यानी कि लंबी आई, जिसकी वजह से बहुत आर्थिक जो कहते हैं ना आर्थिक प्रभाव पड़े लोगों ने। इसी का ही एक कारण ये हुआ कि लोगों में असंतोष पैदा हुआ। और यहाँ पर जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऐसा असंतोष देखा गया, और नमक सत्याग्रह है, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी टैक्सेस बढ़ाए थे इंडिया पे भी, लेकिन यही कारण थे ना कि वो लोग यहाँ से जा भी सके कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि अगर इन तरीके के वो टैक्सेस नहीं लगाते तो हो सकता है कि चीज़ें पहले की तरह थोड़ी आराम से चल रही होती। ठीक है, तो होप सो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रानी विक्टोरिया को सलाह पत्र लेटर टू एडवाइस क्वीन विक्टोरिया के लेखक कौन थे। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, और इसमें क्या है, रानी विक्टोरिया को सलाह दी गई थी। ठीक है, और ये किसने दी थी, लिन जी जू। ठीक है, लिन जी जू। अभी मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, रानी विक्टोरिया को ये किसने दी थी, लिन जी जू ने दी गई थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चीन के बढ़ते हुए अफीम व्यापार में फैली अराजकता को रोकने के लिए चीनी विद्वान लिंग जी जू, ठीक है, ने विक्टोरिया को पत्र लिखकर सलाह दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत पश्चिमी व्यापारी द्वारा चीनियों के इतिहास को प्रभावित करके राजनीतिक और आर्थिक बीमारी पैदा कर दी गई थी। ब्रिटेन के आर्थिक मुनाफे के आगे चीन अधिक कमज़ोर था। तो यहाँ पर इन्होंने इंफॉर्मेशन पहुँचाई थी रानी विक्टोरिया को, ताकि जो आर्थिक नुकसान चीन को भी जो हो रहा है ना उस पे भी उसका भी सोल्यूशन कुछ निकाला जा सके। ठीक है, अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 20वीं सदी में किस प्रमुख समुदाय को औद्योगिक कामगारों में परिवर्तित किया गया था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो किसान और कारीगर जो थे इन्हें सबसे ज़्यादा कह सकते हो इन्हें परिवर्तित किया गया था। अब इसका क्या था, उद्योग के उदय से पहले मूल रूप से 2 व्यापार थे। कौन कौन से थे, पहला व्यापार क्या था, शिल्प व्यापारी थे और शिल्प में लगे हुए व्यक्ति थे। लेकिन जो दूसरा व्यापार था वो था कृषि की गतिविधियां। औद्योगिकरण का जो आगमन हुआ उसमें क्या हुआ, श्रम की जो मांग थी उसमें वृद्धि हुई। अब जो पहले से ही व्यापार में और शिल्प में लगे हुए थे उनका तो स्वाभाविक रूप से उद्योग बढ़ना ही था, लेकिन
जो कृषि में इन सब चीज़ों में लगे हुए थे कारीगर जो थे, इन लोगों को काफ़ी चीज़ें, इनका काफ़ी चीज़ों के साथ परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द गोरखा वॉर। गोरखा युद्ध के दौरान डैश की खोज हुई थी। तो यहाँ शिमला की आंसर हमारा है शिमला। लेकिन देखिए इस समय आप ये जो गोरखा युद्ध है, यानी कि गोरखा किन्हें कहा जाता था, जो भारतीय नेपाली भाषा बोलते थे लेकिन वो थे भारतीय, उन्हें गोरखा कहा जाता था। ठीक है, और इस युद्ध के दौरान किसकी खोज हुई थी, शिमला की खोज हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो 7 क्वेश्चन नंबर है वन ऑफ द निम्नलिखित में से एक विकल्प फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में शामिल नहीं था, पहचान करें। अब देखिए यहाँ पर वन ऑफ द बिलो डज नॉट बिलोंग टू फ्रेंच सोसाइटी थर्ड स्टेट आइडेंटिफाई। देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है हमें इन चारों में से, गवर्निंग बॉडी, बिग बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये इनमें से कौन था जो थर्ड सोसाइटी में नहीं था। तो अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े हैं मेरे, या फिर अगर आपने चीज़ें ठीक से पढ़ी हैं, तो आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी कि यहाँ पर आपका गवर्निंग बॉडी यानी कि अधिशासन, जो सरकारी लोग जो थे वो शामिल नहीं थे इसमें। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। एक था हमारा पादरी वर्ग, दूसरा था हमारा कुलीन वर्ग, तीसरा हमारा आम आदमी। आम आदमी में जो प्रतिशत था वो 90% लोग जो थे वो आम आदमी यानी कि आम जनता थी। ठीक है, और सारा जो टैक्स था वो उन्हीं पर था। तो इसी वजह से जो ये आपको इतनी बड़ी क्रांति देखने को मिली वो यही कारण था। ठीक है, होप सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं, और अगर विजिबल नहीं है ना तो मुझे ये भी बताइएगा, फिर मैं थोड़ा सा टाइप करके चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगी। और मुझे टाइम का भी बताइएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मुझे टाइम इसलिए भी लग रहा है ना चीज़ें मैनेज करने में, क्योंकि मैं नोट्स पे भी काम कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ भी क्लासेस में भी काम कर रही हूँ, तो सारी चीज़ें ना थोड़ा सा मुझे टाइम मैनेज बताइए आप किस तरीके से टाइम चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और बाकी आप लोग जुड़े ज़रूर रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। ब्रिटेन को हराने के लिए डैश फ्रांस ने डैश को स्वतंत्र बनाने हेतु समर्थन प्राप्त किया था। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, तो यहाँ क्या है, अमेरिकन कॉलोनीज यानी कि अमेरिकी उपनिवेश जो थे उन्हें स्वतंत्र बनाने के लिए फ्रांस ने समर्थन प्राप्त किया था। ठीक है, ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस ने अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र बनाने हेतु समर्थन प्राप्त किया था, प्रदान किया था, सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम का संबंध फ्रांसीसी गणराज्यों की सरकारें और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड यानी कि यूके के यूनाइटेड किंगडम के बीच संबंध था। ठीक है, अब क्या हुआ, फ्रांस ने 17वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका, कैरेबियन और भारत में उपनिवेश स्थापित करना शुरू करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 7 साल के युद्ध के में अपनी हार के बाद अपनी अधिकांश संपत्ति खो दी थी। इसका कारण क्या हुआ, फ्रांस को सबसे हालिया संघर्ष 7 साल के युद्ध के बाद एक कड़वी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध भी शामिल थे। तो होप सो आप चीज़ें सुनते जा रहे हैं ना। मैं देखिए अगर आपको होगी ना तो मैं सॉल्यूशंस आपका पीडीएफ में थोड़ा सा लिख लूँगी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पेपर में तो ऐड करने का कोई मुझे सोर्स दिखा नहीं। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या है, अमेरिकी उपनिवेश। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 द नेशनल असेंबली कंट्रोल्स। 91 के संविधान के तहत राष्ट्रीय असेंबली के का डैश का नियंत्रण करती थी। किसका नियंत्रण करती थी बताइए, राजा और मंत्री का। ठीक है, अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देती हूँ ताकि आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, फ्रांस में मौलिक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की अवधि थी। ठीक है, जो 1789 से जनरल स्टेट के साथ शुरू हुई। जैसे कि आपको पता है जनरल स्टेट की बैठक कब हुई थी, 1789 में। ठीक है, शुरू हुई और नवंबर 1990 में फ्रांस के वाणिज्य दूतावास के साथ समाप्त हो गई। लेकिन
1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का मसौदा तैयार किया, यानी कि ड्राफ्ट। मसौदा का मतलब होता है ड्राफ्ट। और इनका उद्देश्य क्या था? राजाओं और मंत्रियों की शक्तियों को सीमित करना। क्योंकि आपको पता होगा, जब आपने जो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी, तो फ्रांसीसी क्रांति में आपने देखा था राजाओं की जो शक्तियाँ थी वो अपने आप में असीम थी, जिसकी वजह से ये जनता पे कई प्रकार के कर लगा देते थे। और जनता का जो जनता बहुत बुरे हालातों में थी। मतलब कई लोगों के पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी जब लुई 16 ने नई करों की स्थापना करने की कोशिश करी, तो फ्रांसीसी क्रांति आपको देखने को मिली। और यही कारण ऐसा था कि आपको चीज़ें अलग अलग तरीके से देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? राजा और मंत्री पर नियंत्रण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, 10 की बात करते हैं। वर्ष 1789 के ग्रीष्म मौसम में बेस्टिल पर आक्रमण के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण कानून को प्रभावी बनाया गया था। तो ये कौन सा था? नियंत्रण का उन्मूलन। कौन सा कानून था? नियंत्रण का उन्मूलन। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। 14 अगस्त। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बास्तिल के किले पर कब आक्रमण किया गया था? तो 14 जुलाई 1789 को जो था वो बास्तिल के किले को पर आक्रमण किया गया था। और ये कहाँ स्थित था? ये पेरिस के पूर्व में स्थित था। ठीक है, अब इसे बास्तिल को इतना मतलब इतनी घृणा क्यों थी? क्योंकि लोग इसे मतलब घृणा से क्यों देखते थे? क्योंकि लोग तानाशाही का एक प्रतीक मानते थे इसे, इसीलिए इसे इतना ज़्यादा घृणा के रूप में देखा जाता था। ठीक है, और इसके बाद से ही आप कह सकते हो ऑफिशियली जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो शुरू हो चुकी थी। लोगों ने आक्रोश, और फ्रांसीसी क्रांति ही थी जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का नारा प्रसिद्ध किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे के क्वेश्चंस आपको कल करवाऊंगी, क्योंकि मेरा फास्ट भी है थोड़ा सा, मेरी तबीयत भी सही से नहीं हो रही। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, और इंशाल्लाह होप सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं आप मुझे बताइएगा, और ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रहें, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। और बाकी जो भी बच्चे नोट्स से रिलेटेड डाउट हैं जिनके भी, वो बच्चे व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ मैं आपके लिए अवेलेबल करा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले आपको सारा एक कहते हैं ना एक अच्छे से प्रिपेयर करा दूँ। ठीक है, और बाकी मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, और अगर आपको तैयारी से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट क्लियर है। तो डे 1 से अपनी तैयारी को अच्छा करते जाइएगा, और इंशाल्लाह इस साल आपकी जॉब फिक्स होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में।